तो बच्चों हमने कहा कि धातु का निष्कर्षण, धातु अधातु के बारे में चर्चा बहुत हो गई, धातु के इतने गुण जान गए, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, और धातु मिलता कहाँ से है इसके बारे में मैंने कहा कि धातु हमें खनिज से ही मिलता है। खनिज क्या होता है? तो खनिज वो है जो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी यदि हम जमीन की खुदाई कर रहे हैं और अचानक से पता चला कि एक ही जैसा चीज है, मिट्टी तो दिख रहा है, बालू भी दिख रहा है, लेकिन उसमें हमें बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, ब्राउन भूरे रंग की दिख रही हैं, लाल रंग की दिख रही हैं, लगातार वही दिख रही हैं, इसका मतलब कुछ अलग से चीज है उसके अंदर, तो उसको हम कहेंगे खनिज कहेंगे। यानी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, मिली जुली चीजें मिल रही हैं, तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। और अयस्क, चूंकि हमें जो धातु मिलेगा वो अयस्क से मिलेगा, खनिज से नहीं। खनिज अयस्क में तो फिर क्या अंतर है? खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? खनिज वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उसको हम अयस्क कहते हैं। यानी खनिज तो मिला, खुदाई कर रहे थे, जमीन के अंदर से मिला, उससे मिल रहा था, उसमें यदि धातु की मात्रा, चाहे वो लोहा हो, तांबा हो, सोना हो, चांदी हो, ऐसी मात्रा यदि हमको ज़्यादा मात्रा में मिल रही है, इसका मतलब वो खनिज तो है लेकिन साथ ही साथ अयस्क कहलाएगा क्योंकि उसके अंदर धातु मिल रहे हैं। तो खनिज के अंदर हो गया अयस्क, और अयस्क से मिलेगा धातु। कैसे मिलेगा? तीन मुख्य रूप से चरण है इसके, धातु के कहाँ से मिलेगा, यानी अयस्क से हमें धातु कैसे मिलेगा, उसके मुख्य रूप से तीन चरण है। पहला अयस्क का सांद्रीकरण, दूसरा धातुओं का निष्कर्षण, और तीसरा है धातु का शुद्धिकरण। यानी पहले हम लोग सांद्रीकरण करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे एक जगह, उसकी भी विभिन्न विधियां होती हैं जो आप अगले उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो अयस्क का सांद्रीकरण होगा, फिर धातु का निष्कर्षण होगा, और उसके बाद धातु का शुद्धिकरण होगा। तो ये जो चीजें हम करेंगे इसमें क्या होगा, तो कैसे करेंगे, यानी पहले इसका यदि दिखाया जाए तो अयस्क और अयस्क का सांद्रण कर लिया, उसके बाद हम चेक करेंगे, देखेंगे कि कम क्रियाशील धातु इसके अंदर है या क्रियाशील धातु है, अधिक क्रियाशील है या फिर निम्न क्रियाशील धातु इसके अंदर है। तो हम इस तरह से यदि बांट लें कि उच्च क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और निम्न क्रियाशील, तो जो उच्च क्रियाशील धातु है यानी कि जो अभी हम लोगों ने सक्रियता श्रेणी में देखा, उसके आधार पर तो जो उच्च क्रियाशील धातु है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसी जो चीजें हुई उसका अयस्क किस अवस्था में होगा, गलित अवस्था में होगा, यानी कि पिघली हुई अवस्था में, उसको इंग्लिश में कहेंगे मोल्टेन स्टेट। तो उस अवस्था में पाया जाएगा, उस अवस्था में हम उसको निकालेंगे। उसके बाद यदि कहा जाए मध्यम क्रियाशील धातु, तो मध्यम क्रियाशील धातु यदि होगा तो वो दो तरह से उसके अयस्क पाए जाएंगे। सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा सक्रिय उसी के अयस्क होंगे। तो उसके जो अयस्क मिलेंगे हमें, या तो वो सल्फाइड के रूप में होंगे या फिर कार्बोनेट के रूप में होंगे। कौन? मध्यम क्रियाशील वाले, जैसे जिंक है, मरकरी है, लेड है, ऐसी जो चीजें मिल रही थी मध्यम क्रियाशील, तो वो हो गए हमको, उसमें या तो सल्फाइड अयस्क मिलेगा या फिर कार्बोनेट अयस्क मिलेगा। सल्फाइड अयस्क यानी जैसे इस तरह से HgS, मरकरी सल्फाइड, जिंक है, जिंक सल्फाइड, इसको ये ऐसा भी हो सकता है, या फिर जिंक हमको इस अवस्था में मिल सकता है, जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में। तो ये जो हमें मिलेगा मरकरी सल्फाइड, जिंक सल्फाइड या कार्बोनेट, इसमें हमें थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सल्फाइड अयस्क को हम भर्जन विधि से करेंगे, कार्बोनेट अयस्क को हम निस्तापन विधि से आगे बढ़ेंगे। यानी भर्जन विधि और निस्तापन विधि याद रखना है। भर्जन विधि किसका हो सकता है, निस्तापन विधि किसका हो सकता है? जो सल्फाइड अयस्क होंगे उसका भर्जन विधि से करेंगे निष्कर्षण, और कार्बोनेट अयस्क जो होंगे उसका हम निस्तापन विधि से जाएंगे। भर्जन विधि और निस्तापन विधि, ये दोनों विधि जो होंगे, इससे हम ऑक्साइड में बदल देंगे। किसको? उस धातु को, उस धातु के ऑक्साइड में बदल देंगे। जैसे HgS है और ZnS है या फिर जिंक कार्बोनेट है, इससे हम उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे, और तब उसके बाद उस ऑक्साइड में बदल करके उसको अपचयित करके हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे निम्न क्रियाशील था, जिसमें हम लोगों ने तांबा, लोहा, सोना, चांदी, प्लैटिनम, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, वो जो धातु होते हैं वो किस अवस्था में पाए जाएंगे? सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाएंगे। और फिर से सल्फाइड अयस्क रहेगा तो फिर से वो भर्जन विधि हम इस्तेमाल करेंगे और फिर हमको वो धातु निकल जाएगा। तो इस तरह से धातु हम प्राप्त कर सकते हैं। अब जो अभी हम लिखेंगे, जरा भर्जन विधि और निस्तापन विधि किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। भर्जन विधि और निस्तापन विधि में क्या है कि इसमें भी हम गर्म करते हैं और इसमें भी गर्म करते हैं, पर इसमें हम वायु की उपस्थिति में करते हैं और इसमें हम सीमित वायु की मात्रा में। इससे भी आप
आप अंदाजा लगा सकते हैं, आपको पता, यदि आप याद रखना चाहते हैं तो ये भी कह सकते हैं इसमें ऑक्सीजन है, नहीं है क्योंकि ये सल्फाइड अयस्क है। इसमें ऑक्सीजन है ना, क्योंकि ये कार्बोनेट अयस्क है। तो जिसमें कार्बोनेट है यानी जिसमें ऑक्सीजन है उसमें वायु की मात्रा, बल्कि वायु के एब्सेंस में ऑक्सीजन सीमित, वायु के उपस्थिति में हम इसको करेंगे और इसमें हम वायु की उपस्थिति में करेंगे। तो यही मुख्य रूप से अंतर है निस्तापन और भर्जन। इसकी परिभाषा मैं अब लिख दे रही हूँ, उसको याद कर लेना है और ये भी याद रखना है कि सल्फाइड भर्जन विधि से होगा और कार्बोनेट जो है वो निस्तापन विधि से होगा। ठीक है। तो अब धातु का निष्कर्षण, जैसे हमने कहा कि उच्च क्रियाशील, मध्य क्रियाशील और निम्न क्रियाशील धातु, ये सब जो धातु हैं सबके अलग अलग अयस्क होते हैं और वो सब अयस्क जो है ऑक्साइड में बदल जाते हैं और उसको फिर अपचयित करके हम धातु के रूप में निकाल लेते हैं। उसमें कुछ जो शब्दावली है कुछ अलग सी आएगी जो आपके लिए नहीं होगी। मैं उसको एक बार यहाँ पर व्याख्या कर देती हूँ। जैसे एक शब्दावली आती है, उसका नाम है गैंग। तो गैंग, उसको इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं GANGUE, गैंग। तो गैंग का मतलब क्या हुआ? अब जो पृथ्वी में खनिज है, अयस्क है, उसके साथ बहुत सारी अशुद्धियां भी आ सकती हैं, रेत है, मिट्टी है, ऐसी अशुद्धियां आ जाती हैं तो उनको हम कहते हैं गैंग। एक तरह से जो अयस्क के साथ जो गंदगी है उसको हम कह देते हैं गैंग, जो वेस्ट चीजें हैं उसको कहते हैं गैंग। तो उसी तरह से दूसरा एक नाम आया जो हम लोगों ने लिखा था अभी, वो था भर्जन। फिर होगा आपकी किताब में निस्तापन। तो भर्जन का मतलब जब किसी चीज को वायु की उपस्थिति में, जैसे सल्फाइड अयस्क के बारे में कहा कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तेज गर्म करते हैं, तब वो ऑक्साइड में बदल जाता है। इस विधि को हम कहते हैं भर्जन विधि। जैसे ये था ना जिंक सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड, ठीक है, इसको सिनेबार भी कहते हैं। तो ये सब को यदि हम ऑक्सीजन की, यहाँ देखिए वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन में गर्म कर रहे हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, बदल जा रहा है, ये हो रहा है जिंक ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड, इसमें वो बदल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी साथ में निकलता है। वैसे ही दूसरा नाम मैंने कहा निस्तापन। निस्तापन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हमने कहा था ना वायु की उपस्थिति में, अभी कह रही हूँ कि सीमित वायु की उपस्थिति, ठीक है, सीमित वायु की उपस्थिति में यदि गर्म करते, सीमित वायु की उपस्थिति में यदि गर्म करते हैं, तो सीमित वायु की उपस्थिति में यदि हम इसको गर्म करते हैं तो फिर ये जिंक कार्बोनेट है, इसको यदि गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा। अब जिंक ऑक्साइड में बदल गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया। तो इस तरह से भी हम जिंक ऑक्साइड निकल जाता है, मरकरी ऑक्साइड निकल गया, यानी हम ऑक्साइड में निकाल लेते हैं। किस विधि से? भर्जन विधि से और निस्तापन विधि से। और उसमें मैंने कहा कि जब ऑक्साइड में बदल जाएगा और उसके बाद जब हम उसको कार्बन के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे, कार्बन के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो फिर जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इज इक्वल टू हो जाएगा जिंक प्लस CO, यानी कि जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह से धातु हमारा बाहर निकल जाएगा। तो अपचयन की प्रतिक्रिया मैंने कहा अपचयन, अपचयन का मतलब क्या होता है? यदि किसी चीज से ऑक्सीजन निकल गया तो उसको कहते हैं अपचयन। तो यहाँ क्या हो गया? ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, इसीलिए ऐसा कैसी प्रतिक्रिया हो गई? अपचयन की प्रतिक्रिया हो गई और इस तरह से धातु हमें निकल गई। धातु जब निकल गया, मिल गया हमें, तो धातु किसके बाद क्या हो जाता है? धातु का शुद्धिकरण, धातु को निकाल करके उसको शुद्ध किए। तो उसके लिए विद्युत अपघटन मेथड भी है, जहाँ पर हम लोग एक बीकर ले लेते हैं, इस तरीके का, यहाँ एक बीकर ले सकते हैं यहाँ पे। तो बीकर जब ले लेते हैं, इस तरह से बीकर होगा, आपकी किताब में बनाया गया होगा। तो बीकर यदि लेते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक कैथोड और एक एनोड भी बना हुआ होता है और यहाँ पर फिर हमारा सोल्यूशन डाला रहता है, जैसे कॉपर सल्फेट है तो इस तरह से डाला रहेगा। तो वहाँ पर जो हमारा जो शुद्ध धातु है वो हमारा कैथोड पे जमा हो जाएगा और यहाँ जो अशुद्ध धातु है, जो अशुद्ध है वो हमारा एनोड के ऊपर जमा हो जाएगा। एनोड के अंदर बहुत सी अशुद्धियां भी जमा हो जाती हैं जिसको हम एनोड पंख कहते हैं। अपनी किताब से एनोड पंख और आपका वो जो ड्राइंग है, जो चित्र है, उसको आप देख सकते हैं, उसमें कुछ इस तरह का ही ड्राइंग बना हुआ होगा। तो वो जो है विद्युत अपघटन विधि से हम धातु का शुद्धिकरण किए। तो धातु तो निकल गया, लेकिन धातु जो है वो संक्षरित भी होता है। जैसे मैंने कहा लोहा यदि निकला हुआ तो आपने देखा होगा लोहा को यदि बाहर में रख देंगे तो उसमें जंग लग जाएगा, तो उसको कहते हैं संक्षारण। तो संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है कोई भी चीज को? उसके ऊपर हम कोई दूसरे धातु का लेप लगा देंगे तो वो उससे बच जाएगा। जैसे लोहे के ऊपर यदि हम जिंक का लेप लगा दें तो लोहा को संक्षारित होने से यानी जंग लगने से बचा सकते हैं, उसको हम कहते हैं यशद लेपन। तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो उसको यदि ऐसा कर दे तो फिर वो हमारा जंग लगना बच जाता है। तो उसको कहते हैं संक्षारण से बचना, यानी यशद लेपन करके हम संक्षारण से बचाया जा सकता है। तो इस तरह से धातु
धातु है क्या, धातु के गुण क्या है, धातु का रासायनिक गुण क्या है, धातु कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी आपके इस अध्याय 3 में दी गई। इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं जो आपकी किताब के अंत में दिए गए हैं उसको बनाइए, उससे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर बना सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं। सो ये हुआ धातु और अधातु।